आयरिश टीवी शो हाउ टू गेट टू हेवन फ्रॉम बेलफास्ट एक फनी थ्रिलिंग मर्डर मिस्ट्री कॉमेडी है जहां पूरी कहानी कैरेक्टर के फैसलों और उनके हिडन मोटिव्स पर डिपेंड करती है। स्टोरी 3 लड़कियों के अराउंड घूमती है जिन्हें अपनी पुरानी दोस्त ग्रेटा के डेथ सेरेमनी का एक मिस्टीरियस इनविटेशन मिलता है। पहले हमें बताया जाता है कि ग्रेटा कभी इनकी करीबी दोस्त थी, फिर किसी वजह से सब अलग हो गए और अब कई सालों बाद उसकी मौत हो चुकी है। लेकिन जल्दी ही पता चलता है कि शायद ग्रेटा की मौत नहीं हुई जैसा सब सोच रहे हैं। यहाँ कुछ तो बहुत ही सस्पिशियस चल रहा है। जैसे जैसे ये तीनों सच जानने की कोशिश करती हैं, शो प्रेजेंट और पास्ट टाइमलाइन के बीच स्विच करता रहता है, जिस वजह से हर कैरेक्टर पर शक होने लगता है। कभी कभी ऐसा फील होता है कि जवाब बहुत दूर है और स्टोरी थोड़ी स्लो हो रही है, लेकिन आखिर तक हमें जरूरी सच मिल जाता है। तो चलिए अब सीजन 1 का रिकैप करते हैं। क्योंकि ये एक रिकैप है इसलिए कहानी को पूरी तरह समझने के लिए इसे क्रॉनिकल ऑर्डर में देखना बेटर रहेगा। जब तीनों औरतों को ईमेल मिले उसके लगभग 20 साल पहले वो सब स्कूल में थीं और एक टाइट निट ग्रुप का हिस्सा थीं। शो से रॉबिन और डारा तीनों बचपन से वहीं रहती थीं। क्लोज फ्रेंड्स, थोड़ी अलग पर्सनालिटीज वाली, थोड़ी रिबेलियस, लेकिन एक दूसरे के बिना अधूरी। फिर इनकी जिंदगी में ग्रेटा आई। ग्रेटा नई थी और सिर्फ कुछ सालों से इन्हें जानती थी, जबकि बाकी तीनों पूरी जिंदगी वहीं पली बड़ी। धीरे धीरे वो भी ग्रुप का पार्ट बन गई। चारों अक्सर जंगल में एक कैबिन में जाती थीं, वहाँ टाइम स्पेंड करती थीं और एक दिन तो इन्होंने मैचिंग टैटूज भी बनवा लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि ग्रेटा के पास पहले से एक टैटू था। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, ग्रेटा के बारे में एक ऐसा सीक्रेट था जो बाकी लड़कियों को बिल्कुल पता नहीं था और वही सीक्रेट आगे चलकर सब कुछ बदलने वाला था। ग्रेटा और जोडी बचपन से साथ पली बड़ी थीं और उनका बचपन एक कल्ट जैसी जगह हेवन वेल में गुजरा। वहाँ का माहौल काफी सख्त और डिस्टर्बिंग था, जिससे दोनों लड़कियां अंदर ही अंदर रिलीजन और सिस्टम से फ्रस्ट्रेट हो चुकी थीं। गुस्से और रिबेलियन में आकर इन्होंने चर्च को आग लगाने का प्लान बना लिया, लेकिन इन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उस वक्त चर्च के अंदर 8 बच्चे भी मौजूद थे। जब तक इन्हें पता चला काफी देर हो चुकी थी। आग में जलकर सबकी मौत हो गई। इस हादसे के बाद दुनिया को लगा कि दोनों लड़कियों ने जानबूझकर ये सब किया, जैसे वो सच में शैतान हो। 1997 में ग्रेटा और जोडी का मेंटल चेकअप साइकियाट्रिस्ट मार्गो ने किया। वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी और उसने जोडी के बजाय ग्रेटा को अडॉप्ट कर लिया। जोडी का गुस्सा और इमोशनल स्ट्रगल सबसे ज्यादा दिख रहा था, जबकि ग्रेटा थोड़ी रिलैक्स और कंपोज लग रही थी। दोनों स्मार्ट थी, लेकिन ग्रेटा ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और कॉन्फिडेंट नजर आती थी। एडॉप्शन के बाद ग्रेटा को बेहतर माहौल मिला, लेकिन फिर भी वो कभी पूरी तरह खुश नहीं थी। दूसरी तरफ जोडी कहीं दूर चली गई। बाद में मार्गो ने ग्रेटा की जिंदगी पर एक बुक लिखी, द डॉल कॉम्प्लेक्स, जो फ्यूचर में बाकी तीनों लड़कियों के लिए एक इम्पोर्टेंट क्लू बन जाती है। कई सालों बाद जब ग्रेटा शादी कर चुकी थी और उसकी एक बच्ची थी, तब वो पोर्टुगल ट्रिप पर गई। वहीं उसकी मुलाकात दोबारा जोडी से होती है। पहले से ही क्लियर था कि जोडी के बिहेवियर में कुछ अजीब था, लेकिन ग्रेटा ने सिचुएशन को कामली हैंडल किया और वापस घर आ गई। लेकिन कुछ दिनों बाद ही जोडी सीधा ग्रेटा के घर पहुंच जाती है। यहाँ से टेंशन बढ़ जाती है। ग्रेटा काफी घबरा जाती है क्योंकि उसने अपने हस्बैंड और फैमिली को अपने पास्ट के बारे में कभी कुछ नहीं बताया। वो नहीं चाहती थी कि किसी को भी कुछ भी पता चले। दूसरी तरफ जोडी को ग्रेटा जैसी नॉर्मल सेटल लाइफ चाहिए थी। दोनों के बीच बहस होती है और फिर फाइट शुरू हो जाती है। फाइट के दौरान ग्रेटा गलती से जोडी को सीढ़ियों से धक्का दे देती है। जोडी की मौत हो जाती है। शॉक और कंफ्यूजन में ग्रेटा टूट जाती है। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, उसे अपनी फैमिली को सच बताना पड़ता है। मार्गो अब भी उनके साथ रहती है। सिचुएशन हैंडल करने के लिए एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन को कांटेक्ट करती है ताकि ग्रेटा को बचाया जा सके। शो की शुरुआत से ही तीनों लड़कियों को एक चीज अंदर ही अंदर खा रही थी। कहीं उनसे झूठ तो नहीं बोला गया? कहीं उन्होंने सिर्फ अपनी दोस्त पर भरोसा करके एक कैबिन जला दिया और एक लाश को दफना दिया? अगर सच कुछ और था तो फिर वो सब किस लिए किया? जिस आदमी पर इन्हें शक था उसका नाम था चार्ल्स सैम्पसन। वो इंग्लैंड का एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था जो उन दिनों उन लड़कियों के आसपास घूमता हुआ दिखाई देता था। ऑब्वियसली कोई भी आदमी अगर स्कूल की लड़कियों का पीछा करे और उनसे बात करने की कोशिश करे तो शक तो होगा ही। इसी वजह से लड़कियों को लगा कि वो खतरनाक हो सकता है। उस रात 20 साल पहले चार्ल्स केबिन में ग्रेटा से मिलने आया था, लेकिन वो अकेला नहीं था। जोडी भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच गई। जोडी की इंटेंशन क्लियर थी, वो ग्रेटा का सामना करना चाहती थी क्योंकि उसे लगता था कि ग्रेटा ने उसे छोड़ दिया, उसकी लाइफ से भाग गई और अपना पास्ट भूलने की कोशिश कर रही है। और यहीं से सब कुछ और ज्यादा मेसी हो गया। चार्ल्स सैम्पसन का प्लान सिंपल था। वो चाहता था कि दोनों लड़कियां अपनी कहानी उससे शेयर करें। हेवंस वेल में उनका टाइम कैसा था और बाद में मार्गो ने उन पर जो साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स किए वो कितने अनएथिकल थे। बाहर से वो ये सब हेल्प के नाम पर कर रहा था,
जैसे वो उनकी साइड दुनिया के सामने लाना चाहता हो, लेकिन असल में वो अपना नाम बनाना चाहता था, एक बड़ा एक्सपोज, एक बड़ी हेडलाइन। जोडी पहले ही उसकी बातों में आ चुकी थी, शायद इसलिए क्योंकि उसे सबसे ज्यादा धोखा महसूस हुआ था। अब सैमसन चाह रहा था कि जोडी ग्रेटा को भी मना ले, लेकिन उसने एक चीज अंडर एस्टिमेट कर दी, दोनों के बीच की वो पुरानी सिस्टरली बॉन्डिंग। चर्च जलने से पहले वो एस्लिंग और कैरा के नाम से एक दूसरे को जानती थी और वो कनेक्शन अब भी कहीं न कहीं जिंदा था। दोनों अचानक गैलिक में बात करना शुरू कर देती हैं, जिससे सैमसन को लगता है कि उसे कॉन्वर्सेशन से बाहर कर दिया गया है। वो गुस्से में कन्फ्रंटेशनल हो जाता है। जब ग्रेटा जोडी से कहती है कि इन्हें नॉर्मल लाइफ जीनी है और हेवंस वेल को पीछे छोड़ना होगा, प्रूफ के लिए वो अपने रिस्ट पर बना हेवंस वेल का टैटू दिखाती है। जोडी को समझ आने लगता है कि ग्रेटा के लिए भी सब कुछ आसान नहीं था। जहाँ एम्पैथी आती है वहाँ अंडरस्टैंडिंग भी आती है, और यही चीज सैमसन को बिल्कुल पसंद नहीं आती। जैसे ही जोडी ग्रेटा की साइड लेने लगती है, सैमसन उन्हें अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रेटा उसका बैग पकड़ लेती है और उसे पीछे हटने पर मजबूर करती है। तब इन्हें पता चलता है कि उस बैग में एक टेप रिकॉर्डर है। केबिन में जो कुछ भी हो रहा था, सैमसन सब सीक्रेटली रिकॉर्ड कर रहा था। जब ग्रेटा रिकॉर्डर वापस देने से मना करती है, तब चार्ल्स सैमसन का असली चेहरा बाहर आ जाता है। वो वायलेंट हो जाता है, ग्रेटा को दीवार से जोर से पिन कर देता है और सीन सच में ऐसा लगता है जैसे कोई स्टॉकर उस पर अटैक कर रहा हो। तभी जोडी पीछे से आती है और बिना सोचे समझे उसे चाकू मार देती है। सैमसन जमीन पर गिर जाता है। सिचुएशन एकदम कंट्रोल से बाहर हो चुकी होती है। इसी बीच बाहर से लड़कियों की आवाज आती है। जोडी पैनिक करने लगती है, लेकिन ग्रेटा उसे काम करती है, कहती है तुम पीछे से निकल जाओ, मैं सब हैंडल कर लूंगी। जब डारा, रॉबिन और शेसी कैबिन में आती हैं, उन्हें ग्रेटा और एक लाश दिखती है। शौक तो होता है, लेकिन वो ग्रेटा पर भरोसा करना चाहती हैं। इसीलिए जब ग्रेटा कहती है कि ये आदमी जेसन मैड्यू नाम का स्टॉकर था जो उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था और उसने अपने को बचाने के लिए उसे मार दिया, तो वो उसकी बात मान लेती हैं। अब सबसे बड़ा काम बचता है, लाश को ठिकाने लगाना। पहले वो लाश को कैबिन के साथ जलाने का प्लान बनाती हैं, लेकिन बारिश शुरू हो जाती है और प्लान फेल हो जाता है। तब वो रिस्की लेकिन क्लेवर आइडिया सोचती हैं। उस दिन एक प्रीस्ट का फ्यूनरल हुआ था, तो वो उसकी ताजी कब्र को खोदकर जेसन की बॉडी उसी गड्ढे में डाल देती हैं और फिर उसे ढक देती हैं। उस रात के बाद वो सब सोचती हैं कि ये चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन फ्यूचर में जो कुछ होता है उससे पता चलता है ये राज कभी सच में दबा ही नहीं। द इवेपोरेशन सोसाइटी एक ऐसी विमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन है जो शुरू में जरूरतमंद औरतों की हेल्प करने के लिए बनी थी। कम से कम उनका ओरिजिनल मिशन तो यही था, लेकिन शो में धीरे धीरे पता चलता है कि उनके मेथड्स काफी एक्सट्रीम भी हो सकते हैं। पूरे सीजन में ग्रेटा के साथ एक वायलेंट सी औरत दिखाई देती है जिसका नाम बुकर है। पहले तो लगता है कि जैसे वो ग्रेटा को किडनैप कर रही हो या उसे नुकसान पहुंचाने वाली हो, लेकिन बाद में रिवील होता है कि बुकर असल में ग्रेटा को प्रोटेक्ट कर रही थी ताकि जोडी के खून के इल्जाम में वो अरेस्ट न हो। उनका प्लान काफी रिस्की था, ग्रेटा को जोडी जैसा दिखाना ताकि लोगों को लगे कि जोडी अभी भी जिंदा है। मतलब ये प्रूफ क्रिएट करना कि जोडी ग्रेटा के घर से जाने के बाद भी जिंदा थी, जिससे ग्रेटा पर डायरेक्ट इल्जाम न आए। बीच बीच में ऑर्गेनाइजेशन के और मेंबर्स भी दिखते हैं, जैसे फीने, जिसे लोग डेरी गर्ल से याद करते हैं। जब बुकर बिजी होती है, फीने आती है और उसका वाइब थोड़ा क्रेजी, थोड़ा बबली, थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल सा होता है। सरफेस पर क्यूट और फनी लगती है, लेकिन क्लियरली वो भी इस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। फीनी और बुकर ग्रेटा को सेफ रखने की पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ग्रेटा अपनी फैमिली को छोड़कर कहीं जाना ही नहीं चाहती, इसलिए वो उनसे बचकर भागने की भी ट्राई करती है। एक पॉइंट पर बुकर का सामना डेरा, रॉबिन और शोइसे से भी होता है और सिचुएशन इतनी इंटेंस हो जाती है कि वो उन्हें बोट पर ऑलमोस्ट उड़ा ही देती। किसी तरह तीनों बच जाती हैं। इस पूरे टाइम हमें लगता रहता है कि बुकर विलन है, लेकिन धीरे धीरे समझ आता है कि वो असल में ग्रेटा को ही प्रोटेक्ट कर रही थी। ट्विस्ट ये है कि द इवेपोरेशन सोसाइटी खुद भी बदल चुकी है। पहले वो औरतों को सिर्फ प्रोटेक्ट करती थी, लेकिन अब अगर पैसे ज्यादा हों तो वो उन लोगों की भी हेल्प कर देती है जो औरतों को अब्यूज करते हैं। मतलब मिशन थोड़ा करप्ट हो चुका है। बुकर खुद भी सिंपल कैरेक्टर नहीं है। जब वो ऑर्गेनाइजेशन के बाकी मेंबर्स के साथ बैठकर बात करती है और उनसे अग्री नहीं होती तो वो एक्सट्रीम कदम ले लेती है। फीनी और एक और औरत को अपनी साइड करके वो बाकी सब मेंबर्स को मार देती है। बेसिकली पूरी ऑर्गेनाइजेशन का सफाया करके नई शुरुआत करती है। अब बुकर को अच्छा इंसान कहना मुश्किल है क्योंकि उसके तरीके काफी वायलेंट हैं, लेकिन उसकी इंटेंशन शायद सच में ग्रेटा को प्रोटेक्ट करने की थी। आखिर तक ऐसा लगता है कि अब सिर्फ 3 लोग बचे हैं, बुकर, फीनी और उनकी एक अलाय जो फ्रेश स्टार्ट करने वाले हैं।
और ऑनेस्टली चांसेस हैं कि हमारी ओरिजिनल ट्रायो भी फ्यूचर में उनके साथ ज्वाइन हो जाए। प्रेजेंट डे में हम दोबारा मिलते हैं शोसे, डारा और रॉबिन से। अब सब 38 साल की हो चुकी हैं और हर एक अपनी लाइफ में अलग स्ट्रगल फेस कर रही हैं। शोसे एक टीवी शो लिख रही है जिसका नाम है मर्डर कोड और उस शो को अवार्ड भी मिलता है। वो तीनों में से सबसे ज्यादा ऑब्सेस्ड लगती है इस आइडिया से कि ग्रेटा का ईमेल किसी बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हो सकती हैं। शायद इसलिए क्योंकि उसकी क्रिएटिव लाइफ का बेस ही रियल लाइफ डार्क इवेंट पर है। उसने अपने शो में कैबिन वाली रात का इंसिडेंट भी इनडायरेक्टली यूज किया था। ये मिस्ट्री उसके लिए सिर्फ पास्ट नहीं बल्कि एक लाइफ लाइन जैसी बन जाती है। डारा अब भी अपनी मॉम और बहन के साथ रहती है। वो फैमिली को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती और जिम्मेदारियों का भार उस पर क्लियरली दिखता है। दूसरी तरफ रॉबिन 3 बच्चों की माँ है और फैमिली लाइफ में खुद को काफी अकेला फील करती है, जैसे सब कुछ मैनेज करते करते वो खुद भी कहीं खो गई हो। ग्रेटा की ये नई मिस्ट्री एडवेंचर शायद इन तीनों के लिए सिर्फ पास्ट का सच नहीं बल्कि एक स्केप भी है, एक चांस अपनी बोरिंग स्टक लाइफ से बाहर निकलने का। बाद में पता चलता है कि ईमेल असल में ग्रेटा की बेटी ने भेजा था क्योंकि उसे अपनी मॉम की मौत पर शक था कि वो सीढ़ियों से गिरकर नहीं मरी। शो की शुरुआत ग्रेटा के अंतिम संस्कार से होती है, लेकिन शोसे, डारा और रॉबिन फौरन समझ जाती हैं कि कॉफिन में ग्रेटा नहीं है क्योंकि उसका टैटू मिसिंग है। सच की तलाश में उनकी मुलाकात एक लड़के एंड्रयू से होती है जो बिल्कुल उस जेसन जैसा दिखता है जिसे वो स्कूल टाइम में जानती थी। तब इन्हें शौक लगता है जैसे भूत देख लिया हो। धीरे धीरे पता चलता है जिसे वो जेसन समझ रही थी वो असल में चार्ल्स सैमसन था और एंड्रयू उसका बेटा है। एंड्रयू अपने डैड के बारे में सच जानना चाहता है जो 2003 से मिसिंग है। इस बीच इनकी मुलाकात 26 साल के एक हैंडसम पुलिस ऑफिसर लियम से होती है जो फौरन शोसे में इंटरेस्ट दिखाता है और शोसे भी उसमें थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगती है। लियम को भी लगता है कि ग्रेटा जिंदा है। जैसे जैसे वो शोसे के करीब आता है वो ऑलमोस्ट पूरा पजल सॉल्व कर लेता है, लेकिन वो सिर्फ आई कैंडी नहीं है। जब वो ग्रेटा को जिंदा देखता है तब भी वो औरतों को अरेस्ट नहीं करता क्योंकि अंदर से वो जेन्युइनली अच्छा इंसान है। फाइनल एक्ट में लड़कियों को पता चलता है कि ग्रेटा अपनी बायोलॉजिकल माँ नोरा को ढूंढ रही थी। जब वो नोरा तक पहुंचती हैं, ग्रेटा पहले ही उससे मिल चुकी होती है। नोरा बताती है कि आग ग्रेटा और जोडी ने लगाई थी जिसमें 8 बच्चे मारे गए, लेकिन रॉबिन उससे सीधा बोल देती है कि उस वक्त लड़कियां बेगुनाह थीं। असली क्रूअल इंसान नोरा थी जो बाद में उन्हें टॉर्चर करती रही। नोरा बिस्तर पर होती है, फिर भी ऑडियंस को उस पर ज्यादा सिंपैथी नहीं होती। आखिर में सब लोग वापस हेवंसवेल पहुंचते हैं, वही जगह जहां सब शुरू हुआ था। यहीं ग्रेटा और जोडी ने आग लगाई थी। यहीं सब कैरेक्टर्स टकराते हैं। सरप्राइज ये है कि कोई भी ग्रेटा से नफरत नहीं करता। लियम ग्रेटा के हस्बैंड ओवन और उनकी बेटी मारिया को भी वहां ले आता है ताकि फैमिली रीयूनाइट हो सके। सीन में थोड़ा सुपरनैचुरल वाइब भी फील होती है। आसमान में बर्ड्स उनके टैटूज का सिंबल बना देती हैं, जैसे साइन हो कि ये चैप्टर हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। लियम को भी आखिर में पता चलता है कि सैमसन की बॉडी प्रीस्ट की कब्र में छुपाई गई थी। वो एंड्रयू को क्लोजर देने के लिए उसे बरियल स्पॉट पर ले जाता है। एंड्रयू के चेहरे पर बदला नहीं, सिर्फ ग्रेटिट्यूड होता है। कम से कम उसे अपने डैड से मिलने का एक मौका मिला। शो का आखिर इमोशनल और हार्टफेल्ट है। सब अपनी अपनी राहों पर चलते हैं, लेकिन ये क्लियर है कि शोसे, डारा और रॉबिन की दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी। और अगर सब कुछ सही रहा तो शायद ग्रेटा भी फिर से इनकी टेबल पर अपनी जगह बना ले। इसी के साथ ये सीजन यहीं खत्म करते हैं। बाय, अपना ख्याल रखिए।